हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टर्म एंगल्स। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में एक्सरसाइज 4.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियोस में अगर आपने कुछ भी स्किप किया है या पहली बार इस वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो पुराने वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ हमने इंट्रोडक्शन नहीं कवर किया है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा पुराने वीडियोज़ में, इसके पहले। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ एंगल्स। तो पहले हम देखेंगे कि इसका एक इंट्रोडक्शन फ्रॉम द ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा आज का टॉपिक एंगल्स। एंगल्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनकी नेमिंग कैसे होती है, आज हम सिर्फ यही सीखेंगे। इनका जो मेजरमेंट है वो हम आज इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इनका एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 4.3 में काम में आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद एंगल्स। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप एंगल्स पर आएंगे तो हमने रे पढ़ी हुई है, रे क्या होती है। तो रे का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है एंगल्स में होता है। रे जो होती है, दो रेज जो होती हैं, उन दोनों से मिलाकर एक एंगल बनता है। देखते हैं कैसे। एक मैंने ओरिजिन पॉइंट लिया ओ, यहाँ से इस तरह से। अब ओ से लेकर मैंने एक रे इस तरफ ड्रॉ कर दी। ये एक रे है क्योंकि हमें इसका बिगनिंग पॉइंट पता है, ओरिजिन पॉइंट पता है, इनिशियल पॉइंट पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये एंड कहाँ पर हो रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि रे का हमें एक इनिशियल पॉइंट पता होता है, लेकिन वो कहाँ तक भी एक्सटेंड हो सकती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, वो हमें नहीं पता रहता है। इसके बाद इसी सेम इनिशियल पॉइंट से हम एक और रे ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी हमें नहीं पता कि भाई कहाँ तक जो है ये जा रही है, एक्सटेंड हो रही है। बहुत दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, मतलब कोई अंत ही नहीं है इसका। तो यहाँ पर ये जो दोनों रे हैं, इन दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है ओ। यहाँ हम P लिख सकते हैं और यहाँ हम Q लिख सकते हैं। अब ये जो कॉमन पॉइंट है और ये दो रेज बनी हुई हैं, तो ये जो पूरा फिगर बना आपके सामने, ये एंगल कहलाता है। अब ये कैसे एंगल कहलाता है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो ये होगी कि टू रेज when two rays have a similar or a common point, when two rays have a common point as their initial point, then they form an angle। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी एक बार लिख लेते हैं। जैसा आप बुक में दी हुई है बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं। आपके पेज नंबर 78 पर यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। लास्ट की जो टू लाइन्स हैं, द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल are called सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किप कर गई हूँ, ये इसके आगे का है। थर्ड लास्ट लाइन जो है वहाँ से आपका एंगल की डेफिनेशन स्टार्ट है। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज starting from a common initial point, common initial point। तो एक एंगल जो होता है वो किससे बना होता है, दो रेज से बना होता है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो कि एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ये दो रे हैं जिनका एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन है। दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग एन एंगल। अब यहाँ पर जो जो एंगल होता है वो हम इसे कहते हैं, ये एंगल का एक मेजरमेंट होता है। जब हम एंगल बनाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देते हैं। अब एंगल की जो दो रेज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। ये हमारे कुछ नोट्स तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल are
called the arms or sides of the angle or sides of the angle. तो जो दो रेज फॉर्म करती हैं एंगल को, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल्स कहते हैं. और इसी के साथ साथ एक और टर्म होता है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. द कॉमन इनिशियल पॉइंट is called the vertex of angle. तो ये तीन टर्म्स हैं. पहली टर्म तो एंगल हो गया कि एंगल खुद एक टर्म हो गया कि भाई एंगल क्या होता है? इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. तो ये एक ब्लैंक तैयार हो गया आपका. नेक्स्ट इज द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल. ठीक है, जो दो रेज हैं ये क्या होती हैं? ये आर्म्स भी कह सकते हैं आप इन्हें, एंगल के आर्म्स, और एंगल की साइड्स भी कह सकते हैं आप इन्हें. ठीक है. नेक्स्ट इज द कॉमन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ये जो पॉइंट है ये होता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं एंगल की जो आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगी एक्सरसाइज में भी और बाकी क्वेश्चंस में भी. तो इन्हें आपको याद रखना है कि आर्म्स और साइड्स क्या होते हैं एंगल के, वर्टेक्स क्या होती है एंगल की, और ये होता है हमारा एंगल. अब हम आते हैं इसकी नेमिंग पर. जब आप एंगल को नेमिंग करते हैं तो देखिए कुछ पॉइंट्स रहते हैं. जैसे वर्टेक्स जो है इसके हम ऑलरेडी नेम दे चुके हैं, ओ, कैपिटल ओ से हम इसे डिनोट कर रहे हैं. आप कुछ भी इसका नेम ले सकते हैं यहाँ पर, ए बी सी, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर ले सकते हैं. तो ये तो वर्टेक्स हो गया. इसके बाद में जो आर्म्स हैं एंगल के, उनमें भी हमने एक एक पॉइंट लिख दिया, एक पी और एक क्यू. इसमें भी आप पी क्यू की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ चल जाएगा. जब आप इसको नेम देंगे तो आप इसे एंगल ओ भी कह सकते हैं. एंगल का साइन होता है ये, आपने इसे कह दिया एंगल ओ. इस तरह से आप इसे नेमिंग दे सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल भी बनते हैं. वो बताते हैं कैसे. आई होप आपने ये जो है नोट डाउन कर लिया होगा. नोट नहीं तो आपने आपकी बुक में तो मार्क कर ही लिए होंगे ये तीनों पॉइंट्स. देखिए पहले सबसे तो जो हमारा एंगल था वो हमने बना दिया. अब यहाँ पर एक तो सबसे सिंपल तरीका हो गया एंगल ओ बोलने का. जो वर्टेक्स है उसी के नाम से हमने एंगल का नाम ले दिया, भाई एंगल ओ, इसकी नेमिंग कर दी. जब कन्फ्यूजन होगा कि भाई एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल कैसे बनेंगे, देखते हैं. देखिए ये एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ से मैं एक और रे जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ और ये हो गया आर. अब यहाँ पर अगर मैं एंगल ओ की बात करूँ तो अगर आप देखें एक और रे ड्रॉ करने के वजह से ये जो एंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक तो ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, और एक जो हमारा पहले वाला ओरिजिनल एंगल था वो बन रहा है. मतलब यहाँ तीन एंगल्स बन रहे हैं एक ही वर्टेक्स पर. अगर ऐसा होगा तो हम एंगल ओ अगर बोलेंगे तो सामने से कन्फ्यूजन आएगा क्या कि भाई एंगल ओ मतलब ये वाला एंगल है या फिर ये वाला एंगल है या ये पूरे ही एंगल की बात हो रही है एंगल ओ में, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो कॉमन है. इसलिए इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम जब नेमिंग करते हैं एंगल्स की तो हम पूरा नाम लिखते हैं. जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हम O की जगह पर क्या लिखेंगे, एक एंगल स्टार्ट हो रहा है P से तो लिखेंगे P, फिर लिखेंगे O और फिर लिखेंगे Q. मतलब अब यहाँ से ये क्लियर है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है. P से शुरू करेंगे, P से O पर आएंगे, O से Q पर आएंगे. मतलब इस पूरे एंगल की यहाँ पर बात हो रही है. अगर इस छोटे एंगल को हमें डिनोट करना है, नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे, P से ही शुरू होगा, P से O पर आएंगे और O से कहाँ चले जाएंगे, R पर चले जाएंगे. तो ये हो गया एंगल POR. इसका क्या मतलब हुआ, P से शुरू हुए और R पर ख़त्म हो गया.
गया, मतलब सिर्फ इतने से एंगल की यहाँ पर बात हो रही है। सेम गोज विद दिस, आर से शुरू करेंगे, ओ पर आएंगे, ओ से जाएंगे क्यू पर, मतलब यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ ख़त्म हुआ तो इतने एंगल की बात हो रही है, तो ये हो गया आर ओ क्यू। तो इस तरह से नेमिंग अगर आप करेंगे तीनों लेटर्स के साथ में तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि कुछ डायग्राम्स, कुछ फिगर्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें एक ही वर्टेक्स पर 4-4, 5-5 एंगल्स भी बन रहे होते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर एक ही एंगल बन रहा है तो कन्फ्यूजन का कोई काम ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ओ। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हैं तो आप पूरा पूरा नाम लिखें एंगल का, नहीं तो आप ही खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। इसके बाद अब ये तो हो गया हमारी नेमिंग। नेमिंग के बाद अब जो थर्ड चीज़ जो है एंगल की इम्पॉर्टेंट, वो होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ द एंगल। बिल्कुल, यहाँ पर भी इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों होता है। कैसे देखेंगे, ये मैं दो एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, अगेन P एंड Q। अब इसका जो P एंड Q, जो पॉइंट्स P एंड Q जहाँ लाई कर रहे हैं, मैं उतने पार्ट को शेड कर रही हूँ जहाँ पर P एंड Q लाई कर रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंट्स जहाँ लाई कर रहे हैं, मैं सिर्फ उतने पार्ट को शेड कर रही हूँ, ठीक है। अगेन पेपर का कुछ पार्ट और मैंने शेड कर दिया है साथ में। इसके बाद एक सेम एंगल बनाया मैंने, Q, P एंड O। अब मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पर शेडिंग करूँगी। पहले मैंने पेपर का इधर वाला पार्ट शेड किया था, अब मैं पेपर का नीचे वाला पार्ट भी साथ में शेड कर रही हूँ, इस तरह से, और थोड़ा सा इस तरफ भी शेड कर दिया। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो इन दोनों ही शेडेड पार्ट्स में जो कॉमन शेडेड पार्ट है, कॉमन शेडेड पार्ट का मतलब क्या हुआ, अब मैं उसे डबल शेड करूँगी। देखिए ये जो है ये कॉमन शेडेड पार्ट है, इतना। यहाँ पर भी ये वाला जो पार्ट है, मतलब इन दोनों ही शेडिंग्स में जो कॉमन शेडिंग आपको दिखाई दे रही है इतनी, ये जो एक ट्राइंगल टाइप का जो बन रहा है, ये होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल। और जो आपको बाहर अनकॉमन पार्ट दिख रहा है, जैसे कि ये वाला पार्ट और ये इधर वाला पार्ट, ये सब होता है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। क्या होगा, ये पूरा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब ये कैसे हमें समझ में आए कि इंटीरियर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। देखिए हमें पता है कि जो एक एंगल है उसमें दो रेज होते हैं, और ये रे जो है ये कितना भी आगे तक इनफाइनाइटली आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से जो इंटीरियर होता है एंगल का, वो भी उसी पर डिपेंड करता है जो एंगल के रेज होते हैं। मतलब एंगल का इंटीरियर भी इनफाइनाइटली आगे एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन जितना हमें विजिबली दिखेगा एक्सटेंशन, जितना हमें दिखेगा हम उतने को ही इंटीरियर मान लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस एंगल पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करूँ, ये O, P एंड Q, ये एंगल है हमारा। इस पर मैंने एक पॉइंट Z बना दिया, एक पॉइंट S बना दिया, एक A पॉइंट ले लिया, एक मैंने R पॉइंट ले लिया। अब इनमें से, इन 4 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो एंगल के इंटीरियर में हैं और कौन से पॉइंट लाया करते हैं एंगल के एक्सटीरियर में, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। कैसे, देखिए ये दोनों जो हैं इन रेज के अंदर ही हैं, मतलब ये इंटीरियर हो गई। ये जो शेडेड पार्ट हमारा आया था ये इतना ही था, या फिर आप इतना थोड़ा सा एक डॉटेड एक्सटेंशन यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली दिखेगा कि इंटीरियर क्या है और एक्सटीरियर क्या है। तो ये इंटीरियर में है, दोनों की दोनों पॉइंट्स ये इंटीरियर में लाई कर रहे हैं, और ए जो पॉइंट है ये हमारा एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। इसके साथ में थर्ड सिचुएशन जो है वो है पॉइंट आर, विच लाइज ऑन द आर्म ऑफ द एंगल, दैट इज ओ क्यू। मतलब ये ना तो इंटीरियर में है ना ही एक्सटीरियर में है, ये एंगल के साइड पर लाई कर रहा है, मतलब ये एंगल पर ही लाई कर रहा है। तो पॉइंट्स आपके 3 तरह
से हो सकते हैं, एक तो एक्सटीरियर में हो सकते हैं, एक हमारा इंटीरियर में हो सकते हैं और एक हमारे एंगल पर ही लाई करेंगे। तो ये हमारी कुछ सिचुएशंस थी रिलेटेड टू एंगल्स। यहाँ पर ये टॉपिक जो है इतना ही यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंगल्स में और कुछ होता ही नहीं है, बस इतना ही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ इस एक्सरसाइज में 14.3 में आपके जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं वो सिर्फ इतने ही हैं, इसलिए अभी हम इन्हें लिमिटेड रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।